में गायों की तस्करी में आई कमी। भारत की गिर गायें अमेरिका जैसे देशों में भी है लोकप्रिय, कहा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने। खरीफ फसलों की कुल बुआई रकबे में बीते साल के मुकाबले हुई बढ़ोतरी। राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक 7 अगस्त तक कुल बुआई क्षेत्र आंका गया 847.40 लाख हेक्टेयर। केंद्र सरकार जारी करेगी असंगठित कार्यबल के लिए जल्द ही स्मार्ट कार्ड। 35 लाख लोगों को मिलेंगे यू विन कार्ड। सितंबर के पहले सप्ताह में पीएम करेंगे इसकी शुरुआत। राष्ट्रीय गोधन महासंघ के तत्वाधान में स्वदेशी गौवंश पर आधारित स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के कड़े प्रयासों से बांग्लादेश को होने वाली गाय तस्करी में कमी आई है, लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा यह निश्चित मानना है, कानून और व्यवस्था का प्रश्न यह राज्यों से जुड़ा हुआ होता है और साथ ही भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की हकीकत को समझते हुए आवश्यकता इस बात की है कि राज्यों को भी इस दृष्टि से कन्विंस किया जाए। जन सामान्य में इस विषय को लेकर जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है और मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यदि हम जागरूकता जितना ही अधिक पैदा करने में कामयाब होंगे, उतना ही गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के प्रति जन सामान्य की रुचि बढ़ेगी। राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कुल बुआई क्षेत्र यानी रकबा 7 अगस्त तक 847.40 लाख हेक्टेयर आंका गया, जबकि पिछले साल इसी समय ये आंकड़ा 808.40 लाख हेक्टेयर था। इस साल अभी तक धान रोपण 227.81 लाख हेक्टेयर में, दालों की बुआई 92.44 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाजों की बुआई 158.62 लाख हेक्टेयर में, तिलहन की बुआई 157.43 लाख हेक्टेयर में और कपास की बुआई 105.91 लाख हेक्टेयर में हुई है। बेरोजगार युवाओं को अपना नाम पंजीकृत कराने को लेकर नेशनल करियर सर्विस पोर्टल यानी NCS शुरू करने के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही NCS पोर्टल शुरू कर चुके हैं। ये रोजगार एक्सचेंज के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। अब तक 4.5 करोड़ बेरोजगार युवकों ने रोजगार एक्सचेंज में अपने नाम पंजीकृत कराए हैं। पोर्टल के ऑनलाइन होने के साथ ही उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने को लेकर एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है और ये ऑनलाइन ही किया जा सकता है। योजना के बारे में बताते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार 35 लाख लोगों को स्मार्ट कार्ड यू विन उपलब्ध कराएगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री सितंबर के पहले हफ्ते में करेंगे। एगमार्क नेट के अनुसार आंध्र प्रदेश की पंडेरू मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी 4000 से 6000 रुपए, कोयम्बटूर मंडी में 6606 से 7309 रुपए, जबकि तेलंगाना की केस मुद्रम मंडी में 6500 से 7153 रुपए क्विंटल रही। उधर पंडेरू मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी 6000 से 8000 रुपए, कोयम्बटूर मंडी में 6777 से 7309 रुपए और केस मुद्रम मंडी में 6500 से 7007 रुपए क्विंटल बिकी। दरअसल मसाला बनाने वाली घरेलू कंपनियों के साथ ही निर्यातकों की मांग बढ़ने से सप्ताह भर में हल्दी के भाव में 450 से 500 रुपए क्विंटल की तेजी देखी गई। वैसे भी इस समय मंडियों में हल्दी की आवक पहले से कम हो रही है और ये समय हल्दी की बुआई का भी है। जुलाई में हुई अच्छी बारिश से हल्दी की बुआई बढ़ी भी है। देश का दक्षिणी हिस्सा बारिश की कमी से जूझ रहा है। यहाँ पर बारिश सामान्य से 22% कम हुई है, जबकि देश के उत्तर पश्चिम इलाके में बारिश सामान्य से 3% अधिक रही है।
मौसम से जुड़ी देश की 36 सब डिवीजनों में 1 जून से लेकर 7 अगस्त तक के आंकड़े देखें तो देश के सर्वाधिक बारिश वाले क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान में 94%, गांगेय पश्चिम बंगाल में 48%, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 46%, सौराष्ट्र और कच्छ में 28% और जम्मू कश्मीर में औसत से 28% अधिक बारिश हुई है। देश में औसत से सर्वाधिक कम बारिश वाले क्षेत्रों की बात करें तो मराठवाड़ा में सामान्य से 51% कम बारिश हुई, उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 47% कम, रायलसीमा में सामान्य से 35% कम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 35% कम, बिहार और केरल में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के विशेष चर्चा कार्यक्रम में, जिसका मूल विषय है आमदनी युग कृषि उद्गम। इस विषय में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ हमने आज यही स्टूडियो में बुलाया है हमारे कुछ माननीय अतिथि। आइए उनसे हम परिचित होते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वीरेंद्र भट्टाचार्य, जो कि केंद्रीय अंतर्देश मस्तकीय अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं, और हमारे साथ है मिस्टर मौसम हजारिका, जो कि कृषि विभाग के तहसील अफसर हैं, और हमारे साथ है डॉक्टर NK दास, जो कि पशु कृषि कर्म और पशु चिकित्सा के विशिष्टकरण अधिकारी है। आप सभी का हमारा इस प्रोग्राम में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। तो मैं कार्यक्रम का पहले आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर भट्टाचार्य कि मस्तक विभाग की क्या क्या उपलब्धियाँ हम लोग पा सकते हैं? उत्तर पूर्वांचल में मत्स्यिकी के विकास के लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकार दोनों के ओर से कई योजनाएं उपलब्ध है। इनमें मछली पालन के लिए जो प्राथमिकता है कि उसमें तालाब का निर्माण करना, नया तालाब का, और वो जो पुराना तालाब है जो 5 साल से पुराना हो गया है उससे संसाधन करने के लिए। और इसके बाद जो प्रजनन करके, अब बीज प्रजनन बोलते हैं उसको, कृत्रिम प्रजनन करके मछली का जो बीज होता है हम लोग उसको पोना बोलते हैं, वो पोना उत्पाद के लिए भी वो हैचरी का निर्माण के लिए जी थोड़ा बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए भी योजनाएं हैं। तो मैं मिस्टर हजारिका जी से पूछना चाहूँगी, आप कृषि विभाग से हैं, तो बागवानी क्षेत्र में हमारा उत्तर पूर्व का कैसा गुंजाइश है? इसमें बागवानी का क्षेत्र में जी बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ का जो
बायोडाइवर्सिटी है विश्व का, उसका अंदर ही ये बहुत फेमस है। और इसीलिए इसको बागवानी के क्षेत्र में एक बड़ा हब मानता है। अभी 10 साल का अगर जो इसका अचीवमेंट का एक लेख जो हम लेते हैं तो देखा जाता है कि जैसे फल क्षेत्र में, फल में यहाँ का जो उत्पादन हुआ है, अगर 2000 में हम देखा जाता है तो 12.41 लाख मीट्रिक टन था, तो अभी 2013-14 में इस ये बढ़ करके वृद्धि हो करके 17.7 लाख मीट्रिक टन हुआ है। अच्छा। ये 42% ज़्यादा हो गया। अच्छा। फल में उसी हिसाब से मसाला जातीय जो खेत है हम लोग का, उसमें भी उत्पादन वृद्धि हो रहा है। 10 साल का आगे हम लोग का असम में उत्पादन था 1.52 लाख मीट्रिक टन और अभी है 2.7 मीट्रिक टन। तो इसमें भी अगर देखा जाए 70% तक वृद्धि हो रहा है। जी। और सब्जी का क्षेत्र में असम का जो उत्पादन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सब्जी में हमारा यहाँ उत्पादन हो रहा था पहले 10 साल का आगे 26 लाख मीट्रिक टन और अभी हो रहा है 50 लाख मीट्रिक टन। इसमें भी वृद्धि हो रहा है। डॉक्टर नौबर सर से पूछना चाहूँगी, आपका जो विभाग है तो आप किस तरह की सुविधाएं आप लोग देते हैं? जो हमारे दूध के लिए जी हमारा एक विशेष योजना है जो हम पहले उसको कहते थे ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और 2004 में वो एक स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है बनाया गया है, उसको आल्डा बोलते हैं, असम लाइवस्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी। उसके जरिए ये गौ प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन का काम हम चला रहे हैं। पहले ये कृत्रिम प्रजनन का काम चला रहे थे ICDP ने, अभी चल रहा है आल्डा ने। तो 4 में जो शुरू हुआ उसके हिसाब से आज तक हम अगर देखते हैं परिसंख्या तो देखते हैं तो हमें 2004 में जो कृत्रिम प्रजनन होते थे उसका संख्या था 88,909 जी एक साल में जी 2004 में, और आज 2015 के हम देखा है कि 2,99,911 हो गया। मतलब उसमें हम 337 शतकरा से हम वृद्धि देख रहे हैं और उसी हिसाब से उसका जो बच्चा पैदा हो रहा है उसमें भी हम जो वृद्धि देख रहा है उसका वो 327% हो रहा है। तो हमें मालूम हो गया कि जो हमारा योजना चालू कर रहे हैं उसके हिसाब से हम जो फल मिलने वाला था काफ़ी हम मिल चुके हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी वीरेंद्र सर, ये आप बताइए कि मस्तिष्क हमारे आसाम में किस तरह का प्रजनन फायदेदायक है? प्रजनन जी प्रजनन अभी जो लोग कर रहा है यहाँ लगभग 200 से भी ज़्यादा हेचरिया है जी, तो प्राय 250 है। तो इसमें ज़्यादातर लोग व्यावसायिक स्तर पर जी हम लोग का जो बड़ा बड़ा जो कार्प मछली बोलते हैं जिसको जैसे एक कहता है कतला बोलते हैं, कुछ जगह में इसको भुकुआ भी बोलते हैं और ढेकेरा भी बोलता है, वो करते हैं। फिर रोहू ज़्यादा है, रोहू जो होता है उसका डिमांड काफ़ी है, चाहिदा है चारों ओर। कुछ ही साल में हमारा यहाँ का जो मछली है अभी नया नया मछली का भी अभी प्रजनन का ये हो गया है, वैज्ञानिक स्तर पर उनका प्रयुक्ति उसका उद्भावन हुआ है। इसका चाहिदा ज़्यादा है, दाम भी ज़्यादा है। जैसे इसमें कहता है कि वो कार्प मछली में ही रोहू से थोड़ा सा होता है, वो कुरी बोलता है लोकली, और बराक में उसको गनिया भी बोलता है। तो उसका भी आजकल काफ़ी फायदेमंद हो रहा है, वो बाज़ार में उसका चाहिदा भी है, दाम भी है। तो मैं एक्चुअली मिस्टर हजारिका से पूछना चाहती थी, आप ज़रा हमें थोड़ा बताएंगे कि योजनाएं क्या क्या है कृषि विभाग के? कृषि विभाग के अंदर योजनाएं तो बहुत हैं। अभी जो चल रहा है उसमें से मुख्य है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जी, और पहले तो हम बताया था जो हॉर्टिकल्चर मिशन है अभी उसके लिए भी एक बड़ा योजना चल रहा है। और उसके बाद भी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये भी एक बड़ा योजना है।
और असम के लिए और एक अच्छा इम्पोर्टेंट योजना है, वो है ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू द ईस्टर्न इंडिया। वो भी एक योजना चल रहा है। तो ये सब योजना कोई भी अगर बेरोजगार लड़का है तो आके आप लोगों के विभाग में अगर वो जानना चाहे तो आप लोगों के पास आके वो सीख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो नया पीढ़ी आया है, एजुकेटेड यूथ, उद्यमी युवक, वो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में जो स्पेशली जो बागवानी क्षेत्र में वो लोग का वो लोग का इंटरेस्ट, जो आग्रह ज़्यादा हो दिखाई जाता है। जैसे प्याज का खेती, प्याज असम में थोड़ा नया है, आगे छोटा स्तर पर किया जाता था, लेकिन अभी जो मेन स्ट्रीम वो लोग अपना रहा है। और इसके लिए 2013-14 साल में 2000 हेक्टेयर में प्याज का खेती के लिए नया प्रोग्राम लिया गया है। कोई भी क्रॉप है जैसे स्ट्रॉबेरी जी, तो इसी तरह का प्याज, नया तरह के जो आपने फसल आप लोग दे रहे हैं, तो आपका विभाग में कोई आके इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। तो आप लोगों ने आज आपके व्यस्त जीवन से हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इसी तरह हम आपके लिए जानकारीदायक प्रोग्राम लाते रहें। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन। जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। धान खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है। धान की फसल में लगने वाली बीमारी की सही जानकारी और उसका उपचार बेहतर फसल उत्पादन के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार राणा। किसान भाई सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि अपनी फसल की निगरानी करते रहें। जैसे ही निगरानी आप करेंगे, अगर कोई भी समस्या आपको लगती है तो तुरंत आपके अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे संपर्क करके आप अपनी फसल का जो है सुरक्षा कर सकते हैं। वैसे मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो अब मुख्य जो समस्या आती है वो आती है, जैसे अब एक बकानी बीमारी है। बकानी बीमारी की जो समस्या आती है उसमें जो लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं कि पौधा असामान्य दिखाई देता है बाकी पौधों से, और वो नीचे से उसकी जड़ें जो है वो सड़ने लगती हैं, और ऐसे पौधों को किसान भाई अपनी फसल में आसानी से पहचान भी लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई उन पौधों को अपने खेत से निकाल के कहीं दूर उनको फेंके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो किसान भाइयों के खेत में ये बीमारी और ज़्यादा फैलेगी। तो जो भी पौधा इस तरह का दिखाई देता है उसको ज़रूर निकालें वहाँ से। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी अब दिखाई दे रही है किसान भाइयों के फील्ड में वो है सीट ब्लाइट। सीट ब्लाइट में पौधे के जो ऊपर जो उसका तना वगैरह होता है, शीट होता है, उस पर जो है ब्लैक जो है दिखाई देने लगता है। उसके लिए किसान भाई प्रोपिकेनाजोल नाम से दवाई आती है जो 25 EC में आती है, उसकी 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला के किसान भाई अपनी फसल पे छिड़काव करे। अगर किसान भाई ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उनकी फसल का बचाव होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसान भाई 10-12 दिन के अंतराल पर दोबारा से भी इसी दवाई का एक छिड़काव कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो बीमारी अब दिखाई दे रही है वो है ब्लास्ट, जिसको बोलते हैं झुलसा बीमारी। झुलसा बीमारी के लक्षण ये होते हैं कि पौधे के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उन पे जो आँख होती है, आँख के आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। तो अगर किसान भाइयों को ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो ये कहीं कहीं दिखाई देते हैं, पर बाद में ये जो है बढ़ कर के एक पूरा का पूरा एक सर्किल बना लेते हैं, और जिससे कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे जो है पीली पड़ने लगती हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर जो है किसान को लगता है तो ट्राइसाइक्लाजोल नाम से दवाई आती है, उसकी 1 ग्राम मात्रा को किसान भाई 1 लीटर पानी में मिला के किसान अपनी फसल पे छिड़काव कर सकता है। धान के खेतों में कीट की भी समस्या आम होती है। ऐसे में सही परामर्श लेकर उचित दवा का छिड़काव करें। कृषि वैज्ञानिक की सलाह पर दवा को प्रमाणित संस्था से लें, जिससे आप फसल को बीमारी से बचाने में सफल होंगे। जो इस समय जो है किसान भाइयों को धान के खेत में जो कीट की समस्या मुख्य रूप से दिखाई दे रही है वो है जो है पत्ती लपेटक कीट की। पत्ती लपेटक कीट के लक्षण ये होते हैं कि जो इसकी सूंडी होती है वो पत्ती को चारों तरफ से फोल्ड कर लेती है, उसके अंदर घुस जाती है और उसका जो हरा भाग होता है उसको धीरे धीरे खुरच के वो खा लेती है। तो ऐसी स्थिति में पौधा जो है कमज़ोर होता जाता है और कुछ समय बाद अगर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो जो है उत्पादन में भी आगे इसका असर पड़ता है। वह जब इसकी समस्या जब ज़्यादा आती है, अगर जो है बारिश कम हुई हो तो उस समय ज़्यादा समस्या आती है, अगर बारिश अच्छी तरह हुई हो तो इसकी समस्या कम आती है। इसके अलावा जो एक कीट होता है जो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान करने वाला कीट होता है वो होता है जिसको बोलते हैं तना छेदक कीट। तना छेदक कीट जो है इसके गोब में अंदर घुस जाता है और अंदर से खा लेता है धीरे धीरे। इसके कारण होता क्या है कि पौधे के नीचे का ऊपर का भाग का जो आपस में संबंध होता है वो कट जाता है और पौधा का जो ऊपर की जो बाली जब बनती है तो उस समय ना तो उनमें दाना बन पाता और जो है इसके कारण जो है उत्पादन किसान का बहुत कम हो जाता है। तो इन दोनों ही जो मैंने कीट बताया आपको, पत्ती लपेटक के लिए और तना छेदक के लिए कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4G में एक दवाई आती है, उसकी लगभग 7.5 किलोग्राम मात्रा को किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में डाल सकता है। और इसके अलावा एक फर्टेरा नाम से दवाई आती है, फर्टेरा की 4 किलोग्राम मात्रा को किसान भाई प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल में प्रयोग कर सकता है। तो अगर इस तरह का प्रयोग किसान भाई करता है दिखाई देने पर तो उनकी ये समस्या का समाधान होगा। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में खेतों में लगी फसल को बीमारी से बचाना जरूरी होता है। अगर आप सावधानी बरतें तो इन्हें आसानी से कई बीमारियों से बचाया जा सकता है। खेत में बीमारी का प्रकोप कम होगा तो आप भी खुशहाल होंगे और बेहतर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मौसम चेतावनी 10 अगस्त बिहार, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा और झारखंड में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम दृष्टिकोण 12 से 14 अगस्त तक उत्तर पूर्व, पूर्व तथा संलग्न मध्य भारत तथा पश्चिम तट के साथ साथ अनेक स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर।